क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंटरमीडिएट का खंड खा का तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत मैं एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। यानी कि हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के लाभों और हानियों का वर्णन या उल्लेख कीजिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग कई बार सुन चुके हैं और ऐसा कई बार हमने देखा है। 9th में भी आया है, 10th में भी आया है, फर्स्ट ईयर में भी आया है और इंटर में भी। और ये सवाल ऐसा है जो आगे तक कंपटीशन में भी काम आता है। तो मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगा कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति 1960-61 से 1968-69 की अवधि में देश का महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि 1960-61 से लेकर के 1968-69 में देश के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हरित क्रांति का आशय जो है वो कृषि करने के तरीकों में सुधार लाना है। हरित क्रांति से आशय जो है वो कृषि करने के तरीकों में सुधार लाना तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो बैलों के द्वारा खेतों में जुताई करी जाती थी और खाद का प्रयोग के रूप में जो है गाय का गोबर या भैंस के गोबरों का इस्तेमाल किया जाता था। बीज उन्नत अवस्था में नहीं थे। तो इन सबों को देखते हुए और हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी, कृषि का विकास नहीं हो पा रहा था। तो उसके अंतर्गत कृषि में वैज्ञानिक तरीके लाने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, कौन सी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अधिक अन्न उपजाओ और हरित क्रांति लाओ। यानी कि अधिक अन्न उपजाओ और हरित क्रांति लाओ, क्योंकि जो उस समय खेती होती थी तो उत्पादन कम होता था, लागत अधिक थी और तरीके पुराने थे। पानी जो है वो खेतों के बैल चलते थे और खेतों में जो एक इस तरीके से बैल को कुएं के चारों तरफ घुमाया जाता था और नीचे से पानी आता था 1-1 किलो करके, ऐसे करके, तो वो खेतों के अंदर जाता था। यानी कि उसके अंतर्गत घंटों लगते थे तब कहीं जाकर के पानी मिलता था। तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो ये सोच करके कहा गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अधिक अन्न उपजाओ और हरित क्रांति लाओ। तो हरित क्रांति का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था, वो कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। जिस प्रकार से आपने एक फिल्म देखी थी क्रांति, तो उसमें एक संघर्ष होता है अंग्रेजों के विरुद्ध देश को आजाद कराने का। तो उसी तरीके से हरित क्रांति का आशय भी यही था कि पुरानी चीजों को छोड़ करके हम नए तरीके से कार्य को करें ताकि अधिक अन्न उपज में आए और हमारा विकास हो। और इस कार्यक्रम को लागू करने से, हरित क्रांति का जो कार्यक्रम है उसको लागू करने से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। कृषि कार्य में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा कृषि क्षेत्रों में फैली हुई अनिश्चितता का अंत हुआ। कृषि के क्षेत्र में फैली हुई जो अनिश्चितता थी उसका भी अंत हुआ और विकास के नए द्वार खुले। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पहले 2 बैल चलते थे खेतों के अंदर, उस पे आदमी अपना हल लेकर चलता था, तो सुबह से शाम तक वो थोड़ा ही बीज जोत पाता था।
फिर ट्रैक्टर का विकास हुआ, ट्रैक्टर लाए उसके अंतर्गत ट्रैक्टर से एक ही घंटे में सारा खेत जुताया करता था। तो इस तरीके से उनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई। और जो नया द्वार खोलने का तात्पर्य है वो यही है कि जब नए नए वैज्ञानिक तरीके आए तो अधिक अन्न जो है उत्पादन होने लगा। हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नतशील बीज यानी कि जो बीज थे वो अच्छी क्वालिटी के आए, अच्छी क्वालिटी के बीजों की पैदावार हुई। कृषि उर्वरक जो आपके पहले तो ये लोग गाय का गोबर और खाद जो होती थी उसको इकट्ठा करते थे, गाय भैंस का गोबर को इकट्ठा करते थे, उसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर उर्वरक यानी कि यूरिया का उत्पादन हुआ, कृषि में यंत्रों का प्रयोग हुआ, कृषि में यंत्र का प्रयोग हुआ कि कौन कौन से यंत्र के द्वारा हम कृषि को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और सिंचाई की सुविधाओं का समावेश किया गया, पानी को किस तरीके से जल्दी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए, इसका विकास हुआ। और कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी जो अपनाई गई उन्नत और प्रमाणित बीज यानी कि जो बीज थे वो उन्नत क्वालिटी के थे और प्रमाणित थे यानी कि रजिस्टर्ड थे कि ये बीज उन्नत अवस्था में है और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीज आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया कृषि के विकास के लिए। तो ये हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। तो मैं समझता हूं इसको समझ गए होंगे। अब मैं हरित क्रांति के लाभ और उसकी हानियों का उल्लेख करूंगा। अब देखते हैं हरित क्रांति के लाभ, वो कौन कौन से लाभ थे जो हरित क्रांति के अंतर्गत हमें देखने को मिले। तो पहले देखते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और देश जब वृद्धि हुई तो क्या हुआ, हमारा देश जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। वैसे हमें विदेशों से मंगाना पड़ता था और हमें महंगा भी मिलता था, लेकिन जब कृषि उत्पादन हुआ तो हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ खाद्यान्न के मामले में। और गेहूं में 1978 से 79 में के बीच में भारत में 131 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, यानी कि गेहूं का 131 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। नंबर 2, कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार हुआ। जो पहले कृषि श्रमिक थे वो धूप में और घंटों घंटों कार्य करते रहते थे, तो जब नए नए आविष्कार हुए, कृषि यंत्र मिले उन्हें, तो उन्हें वो कार्य करने में बहुत आसानी हुई, तो उनकी दशा में भी सुधार हुआ। और कृषकों की आय में वृद्धि, कृषकों की आय में वृद्धि इस प्रकार हुई कि जब पहले तो वो पुरानी परंपराओं के अंतर्गत कार्य करते थे, लेकिन जब कृषि के नए नए यंत्र आए और पानी की सुविधाएं मिली, उत्पादन बढ़ा, तो उनकी स्थिति भी अच्छी होती चली गई और उनकी आय भी बढ़ गई। और चौथा है भूमि सुधार, यानी कि भूमि का सुधार करना। भूमि जो थी उस समय कई हिस्सों में बटी हुई थी, फैली हुई थी। किसी कृषक की भूमि वहां थी, किसी की आधी भूमि वहां थी, आधी भूमि वहां थी, यानी कि जो किसी किसान की जगह थी तो वो खेती की जगह भी कई हिस्सों में बटी हुई थी। तो सरकार ने एक चकबंदी प्रक्रिया अपनाई, जिसके अंतर्गत जो क्षेत्र दूर दूर फैले हुए थे उनको एक जगह एक किसान को कर दिया गया, ताकि जो है उसको आसानी रहे। और सहकारी खेती को बढ़ावा मिला, सहकारी खेती को बढ़ावा मिला और भू संरक्षण हुए जैसे आदि कार्यक्रम हुए, जिसके अंतर्गत कृषि को नया रूप प्रदान हुआ। ठीक। 5वां है औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला, वो बढ़ावा कैसे मिला, वो उन्नत बीज, पानी, खाद और कृषि यंत्रों के लिए जब आपको ये चीज चाहिए होगी तो क्या करा जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे। और जब उद्योग लगाए जाएंगे
तो हमारे देश का भी विकास होगा। तो उद्योगों को विकास का बढ़ावा मिला और उद्योग लगते चले गए। तो हरित क्रांति से ये भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। अगला, जल शक्ति को बढ़ावा मिला, यानी कि जल शक्ति जो थी उस समय दुरुपयोग होता था और जल मिलता नहीं था, तो बड़े बड़े डैम बनाए गए ताकि उनको जल को एकत्र किया गया, ताकि जो है जब जहां कहीं सूखा पड़े तो वहां पर जो है जल शक्ति का प्रयोग किया जा सके। और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, जो कृषि का बुनियादी ढांचा था उसमें भी विकास हुआ और धीरे धीरे तरक्की होती चली गई। ये थे कृषि के हरित क्रांति के लाभ। अब देखते हैं हानि। अब देखते हैं हरित क्रांति से होने वाली हानियां, यानी कि वो कौन कौन सी हानियां हुई जो हरित क्रांति के अंतर्गत हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो केवल कुछ फसल जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलों तक सीमित रहा। यानी कि कृषि क्रांति का फायदा मिला, लेकिन किन फसलों को? गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को। और इसके अलावा गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन आदि को कोई फायदा नहीं मिला। यानी कि हुआ तो, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस प्रकार से गेहूं, ज्वार, बाजरा को फायदा हुआ। नंबर 2, हरित क्रांति का प्रभाव जो था, हरित क्रांति का प्रभाव केवल विकसित क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों तक सीमित रहा। यानी हरित क्रांति का फायदा तो हुआ, लेकिन वो फायदा केवल विकसित क्षेत्रों के लिए हुआ, अविकसित क्षेत्रों के लिए कम हुआ। नंबर 3, भारत में हरित क्रांति में केवल बड़े किसान ही लाभान्वित हुए। बड़े किसान से मतलब यह है जिनके पास खेती की जगह बहुत ज्यादा थी, हजारों बीघा खेत थे, या 400-500 बीघा खेत थे, 100-200 बीघा खेत थे, 10-20 बीघा खेत थे, जो भी थे। तो धनी कृषक और धनी होता चला गया और गरीब कृषक या निर्धन जो किसान था वो और निर्धन होता चला गया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ने लगी और लोग गरीब और अमीर किसान बनने लगे, यानी कि होते हैं। नंबर 4, विस्तृत भूखंडों पर जो बड़े बड़े भूखंड थे खेती के, 100-100 बीघा, 50-50 बीघा, तो उनमें उत्तम खाद और बीज और नवीन तकनीकों का प्रयोग तो हुआ। यानी कि जब बड़े बड़े खेत होंगे तो उसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग हुआ और कृषि भूमि में कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। यानी कि जब जिस पे ज्यादा जमीन होगी तो वो ज्यादा ही कृषि उत्पादनों का प्रयोग करेगा, संसाधनों का प्रयोग करेगा, यंत्रों का प्रयोग करेगा, फिर उसका उत्पादन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो गई। जिसके पास ज्यादा जमीन होगी तो उसके पास ज्यादा फायदा हुआ। तो ये कृषि के हरित क्रांति से होने वाली हानियां थी जो मैंने आपको बताई। तो मैं समझता हूं कि हरित क्रांति क्या है अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, इसके लाभ और हानियों के लिए। और इसको आप एक दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिविक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं आपको श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि श्वेत क्रांति क्या है, इस पर आपको अवगत कराऊंगा और मैं समझता हूं आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो श्वेत क्रांति गुजरात शहर के आनंद में सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी कि गुजरात का एक शहर है आनंद, यहाँ पर दूध उत्पादन में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ
और ये अमूल नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमूल। वही अमूल जो आज हम आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी अमूल दूध के रूप में, कभी अमूल मक्खन के रूप में, ठीक है, और कभी अमूल मट्ठा के रूप में। इसकी कई वैरायटी आती हैं। तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो श्वेत क्रांति से हुआ, यानी कि गुजरात शहर के आनंद में सहकारी दुग्ध उत्पादन का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वह अमूल कहलाया। अमूल के उत्पादनों के पीछे, जो अमूल के उत्पाद थे उनके पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की अहम भूमिका थी। यानी कि वो किसकी भूमिका थी? अमूल के जो उत्पादक हुए, जो प्रोडक्ट हुए, तो उसमें सहकारी डेयरी फार्मिंग की अहम भूमिका रही। इससे गुजरात के 25 लाख, उस समय की बात बता रहे हैं, गुजरात के 25 लाख दुग्ध संघ जो है वो जुड़े हुए हैं। यानी कि जो दूध उत्पादन करते हैं वो जुड़े हुए हैं। कितने? 25 लाख। और सहकारी डेयरी फार्म, मतलब सहकारी डेयरी प्रारंभ करने का श्रेय, यानी कि जो सहकारी डेयरी हुई उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? आपको ये जानना बहुत जरूरी है। उसका नाम है वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन को जाता है, जिसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो उसका नाम है वर्गीज कुरियन। ठीक। वर्गीज कुरियन ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की थी। यानी कि वर्गीज कुरियन ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की और अमूल नाम का ये सहकारी आंदोलन सफल माना गया। यानी कि अमूल का जो नाम का ये सहकारी आंदोलन वो सफल मॉडल रहा और इस मॉडल का विस्तार जो है वो श्वेत क्रांति कहलाया। यानी कि अमूल का नाम जो है, जो सहकारी संघ हुआ और आंदोलन के रूप में चला, और वही आंदोलन एक मॉडल के रूप में फेमस हुआ और यही मॉडल का विस्तार जो है वो श्वेत क्रांति कहलाया। अब देखते हैं ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड यानी कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन व विपणन के, यानी कि उत्पादक और उत्पादकों को जो थे दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन व विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया है। यानी कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे उनको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा गया। किनको? दुग्ध उत्पादकों को जोड़ा गया। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास का एक माध्यम के रूप में अपनाया गया। यानी कि जो पहले दूध का कार्यक्रम था वो छोटा मोटा कार्यक्रम था, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया और विकास के माध्यम के रूप में अपनाया गया, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, उनकी आमदनी बढ़ी और गरीबी का उन्मूलन हुआ और सहकारी दुग्ध उत्पादकों की सदस्य संख्या भी बढ़ती गई और उसके साथ साथ महिला सहकारी डेयरी की संख्या भी बढ़ रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो एक इस तरीके से कार्यक्रम चलाया गया कि पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ा गया, जिससे कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो और दुग्ध उत्पादकों की जो है वृद्धि हो और उनको लाभ मिले। तो ये ऑपरेशन फ्लड था।
मैंने आपको श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दोनों बताए, और ये क्वेश्चंस जो है आपको अवश्य बोर्ड की परीक्षा में मिलेंगे, और मैं समझता हूँ इसे आप अच्छे प्रकार से समझेंगे।